जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आपको आ रही है बिल्कुल ठीक, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? कुछ बोलकर बताइए प्लीज। नो सर, ठीक है। ऑल ओके? यस सर। अच्छा, ये इमेज मेरा ना, मैं इसके आगे आ रहा हूँ ना तो ये पीछे जा रहा हूँ मैं इस इमेज के, देखो कुछ सेटिंग तो इसकी वो नहीं हुई। देखो, मैं पीछे चला गया हूँ, इमेज आगे आ रहा है। कहाँ रह गए यार बाकी लोग? मेरे ख्याल से शेयर स्क्रीन के साथ ये हो रहा है प्रॉब्लम, ऐसे नहीं हो रहा। पता है, फ्रेम वो फ्रेम्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। एक लाइट और ऑन कर दे, थोड़ा सा शायद इसकी वजह से भी हो रहा है, जस्ट वन। नहीं इधर की नहीं, इधर इस साइड की। हाँ, इट्स बेटर नाउ। अब शायद बेहतर हो जाए, अब चेक करना, बिकॉज बिल्कुल अंधेरा था ना, शायद अब बेहतर हो जाए शेयर स्क्रीन के साथ। हम, हाँ, इसको एक्सपैंड करो। हाँ, हाँ अब सही है ना? नहीं वो वैसे ही आ रहा है, खैर। ये कैमरा कुछ टेढ़ा हो रहा है क्या? ठीक है, बेहतर है, चलो ठीक है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवरबोर्ड। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज एक बार और कंफर्म कर दें, यू कैन सी मी वेल, यू कैन हियर मी वेल, एंड यू कैन सी द स्लाइड शो। ऑल ओके? यस, बोलकर बताइए प्लीज। सर, आपकी इस वीडियो के अलावा सब ठीक है? मेरी, हाँ वो वीडियो तो ज़ाहिर है इट्स मल्टीमीडिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ तो ओके है ना, बस मेरी आवाज़ आनी चाहिए। वीडियो ना आए यस तो सर। खैर है, कोई मसला नहीं। यस सर। अच्छा जी, आप कुछ पूछ रही थी, आप कहीं थी, एक सवाल है, यस। हम्म। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी क्लियर नहीं हो रही। देखिए, हमने कहा मटीरियल क्या है? मटीरियल क्या है? व्हाट इज मटीरियल? हर वो चीज जो यूजर का डिसीजन तब्दील करने की सलाहियत रखती है, वो क्या है? मटीरियल है। यानी जिस चीज के होने या ना होने, या गलत या सही होने से मेरा डिसीजन तब्दील हो जाए। अगर एक चीज डिस्क्लोज्ड है, आई चेंज माई डिसीजन। अगर एक चीज डिस्क्लोज नहीं है, आई चेंज माई डिसीजन। अगर एक चीज डिस्क्लोज्ड है लेकिन गलत है, आई चेंज माई डिसीजन, राइट? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी चीज के होने या ना होने, या गलत या सही होने की वजह से अगर यूजर का डिसीजन तब्दील हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस ओमिशन या इस मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर इंटेंडेड यूजर्स का डिसीजन तब्दील हो सकता है, तो वो चीज मटीरियल है। फिर हमने बात करी कि मटीरियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी कुछ चीजें क्वांटिटेटिवली मटीरियल होंगी क्योंकि वो अमाउंट में बड़ी हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, अगर कोई चीज अमाउंट में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो यूजर का डिसीजन चेंज करने की सलाहियत रखती है। बट समटाइम्स देयर आर omissions एंड देयर आर misstatements which are material anyways, यानी वो बाय नेचर इंपॉर्टेंट है।
अगर उनका अमाउंट छोटा सा ही क्यों ना हो, वो अमाउंट वाइज क्वांटिटेटिवली वो इमटेरियल ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्वालिटेटिवली मटेरियल है, मतलब वो नेचर वाइज मटेरियल है। वहां पर अमाउंट मैटर नहीं करता, वहां पे उनकी नेचर मैटर करती है कि अगर उस चीज के होने या ना होने या गलत या सही होने से यूजर का डिसीजन इंपैक्ट हो रहा है, तो वो मटेरियल है। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, केएफसी की नहीं, आपके दिमाग में केएफसी क्यों चल रहा है? इट वाज मैकडॉनल्ड्स, राइट? आपका केएफसी खाने का दिल जा रहा है तो एक अलग बात है, राइट? आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स इंडिया, रिमेंबर कि एक पेनल्टी थी, पेनल्टी का अमाउंट बहुत छोटा था, अगर मैं अमाउंट को देखूंगा ये तो इमटेरियल है, बट the omission of penalty from the financial statements was material because it was not quantitatively material, rather it was qualitatively material. Due to its nature वो material था, यानी उससे यूजर का डिसीजन इंपैक्ट होने की पूरे चांसेस थे। That's why I called it material. ठीक है? और कोई सवाल? This was the last slide that we did in the previous class. यही था ना या कुछ और था? Do get and give. कुछ वो चीजें जो हम करते हैं, कुछ वो चीजें जो हमें मिलती हैं, और कुछ वो चीजें जो फिर हम देते हैं। समथिंग दैट वी डू इज व्हाट? प्रोसीजर्स। और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जो मुझे मिलता है वो क्या है? एविडेंस। और एविडेंस की बेस पे जो मैं देता हूं दैट इज ओपिनियन, एंड ओपिनियन इज गिवन थ्रू व्हाट? ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन इज गिवन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। तो अगर आप देखें तो ये इनपुट है, दिस इज व्हाट आई डू, यानी एंड इन माइंड क्या है? व्हाट इज द एंड इन माइंड? मेरी मंजिल क्या है? ओपिनियन देना है। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट देनी है जिसमें ओपिनियन होगा। अब ओपिनियन देने के लिए मुझे क्या चाहिए? एविडेंस। और एविडेंस हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रोसीजर। तो इट गोज लाइक दिस। चूंकि मुझे ओपिनियन देना है, चूंकि मुझे ओपिनियन देना है, इसलिए उस ओपिनियन को देने से पहले मेरे पास सबूत तो हो, मेरे पास एविडेंसेस तो हो, और चूंकि मुझे एविडेंसेस चाहिए लिहाजा मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेंगे। उस हाथ पांव मारने को हम क्या कह रहे हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। कि जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा तो मुझे एविडेंस मिलेगा, तो मैं ओपिनियन दे पाऊंगा। दैट्स हाउ दिस ट्राइका, दिस साइकिल इज कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चन सो फार? आपकी सर हारिस के साथ भी आज मुलाकात हो गई, हो गई ना? और क्या रहा? इंट्रोडक्शन ही हुआ होगा सब्जेक्ट का। मैंने इस लेवल पे आपको पहुंचा दिया था पिछली क्लास में कि सर हारिस की बातें आपके सर पे से ना जाएं। आई होप इट वर्कड आउट दैट वे। और इंशाल्लाह आज उस क्लास के बाद, जब आज की क्लास अब ये होगी ना, तो यू विल बी एबल टू मेक कनेक्शंस। जब वो कनेक्शंस बन जाएंगे तो फिर आपको इधर भी और उधर भी मजा आएगा, बिकॉज इट्स ऑल अ जिगसॉ पजल व्हिच यू हैव टू जॉइन टुगेदर। यहां तक अगर बात क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम ऑन। आज बहुत सारे कुछ नए चेहरे क्लास में आए हैं, सैर करने हैं। नाम दोहरा लें किसके? मैं भूल गया हूँ अब, सॉरी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब सबके नाम भूल गया। तुम लोग ने जगह तब्दील कर ली ना? मैंने कहा था आप उसी जगह, सिवाय यूसुफ के कोई अपनी जगह पे नहीं बैठा है, बाकी सबने जगह तब्दील कर ली, तो मैं कैसे नाम याद होंगे मुझे? तो यू आर एक्चुअली कंफ्यूजिंग मी। ओके, चलें, कितने लोग आज पहली बार फिजिकली आए? 1 2 3 4 5, और बस? खैरियत है सब? कैसे आना हुआ? नहीं, एक दफा आप आ गए ना तो अब आप नजरों में आ गए, अब गायब नहीं हो सकते आप। जब तक मैंने आपको देखा ही नहीं था, पता नहीं आप होंगे कोई। नाउ व्हेन आई हैव सीन यू, अब अगर आप गायब होंगे ना तो मैं पूछूंगा और खोज लगाऊंगा कि आप कहाँ हैं। वैसे आज उधर नंबर काफी कम है, लेकिन नंबर फिर है किधर? ना इधर है ना उधर है। नहीं है, 12 लोग हैं यहाँ पे भी। तो आज तो लोग पिकनिक पे वैसे भी थके हुए होंगे ना? कितने लोग गए थे पिकनिक पे? ज्यादा नहीं गए, बाकी सबने आराम किया है कल। चले, ओके। तो प्लीज ट्राई टू बी हियर। ये 12 लोग जो बैठे हैं, ये इनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज आइए, अब आने जाने का अमल शुरू करें, सो दैट वी नो ईच अदर वेल। क्योंकि हमारा एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एजेंडा हमारा ये, जो कि हमारा आखिरी एजेंडा है, उसके बाद ऑडिट खत्म। और यही तो था, फिर आप पेपर देने जा सकते, ठीक है? लेकिन बारिश के बाद, अभी तो बारिश होने वाली है ना,
1 नवंबर को इंशाल्लाह। दुआ ये है कि रहमत की बारिश हो, राइट? ओके, तो अब हम इसको अनपैक करेंगे। हमने जो डू गेट और गिव देखा है ना, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया ना। समथिंग दैट आई डू, समथिंग दैट आई गेट एंड समथिंग दैट आई गिव। डू गेट एंड गिव। नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर, और इसको फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या है। तो स्टार्टिंग विद व्हाट डू, ठीक है? सो व्हाट डू यू सी ऑन योर स्क्रीन? देयर इज अ वर्ड कायरो। व्हाट इज दिस? क्या है कायरो? है? हम दुनिया से बेखबर लोग हैं ना। हमें तो सिर्फ पता है इंस्टाग्राम क्या होता है, स्नैपचैट क्या होता है, टिकटॉक क्या है, राइट? व्हाट इज कायरो? कम ऑन, डोंट सरप्राइज मी। है? सर इजिप्ट का कैपिटल। एब्रीविएशन है, अच्छा, वेरी गुड। हाँ, एब्रीविएशन। बट व्हाट इज कायरो? कायरो क्या है? इजिप्ट का कैपिटल। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, बाकियों को कोई आइडिया नहीं इस बारे में? हाँ, स्पेलिंग तो यही है ना, और ये टू को ही निकाल दें तो व्हाट्स स्पेलिंग? CAIRO। मैं कायरो बोल रहा हूँ। कायरो इज अ सिटी which is a capital of a country and that country is Egypt, जिसको उर्दू में मिस्र कहते हैं और कायरो को उर्दू में काहिरा कहते हैं, राइट? जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाई है। अगले 4 महीने बाद ना आप बैठे होंगे इंटरव्यू की सीट पे, पता है ना आपको? तैयारी है ना आपकी? नहीं है तैयारी? कहां से तैयारी है? यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। आप अपनी जात में मगन है, तो ढूंढने की कोशिश करें व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच न्यूज एवरी डे? क्या बात है! ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप भी हाथ रेस कर सकते हैं। आई विल बी एबल टू सी दैट इफ यू नीड टू रेज द हैंड। फिजिकली किसी ने हाथ रेज नहीं किया। तो कह रहे न्यूज नॉट एवरी डे, हफ्ते में एक बार। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा एवरी आवर, मैंने कहा एवरी डे, वंस अ डे। नहीं नहीं, एवरी डे नहीं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, सॉरी प्लीज। रोज न्यूज देखेंगे? न्यूज भी कोई देखने वाली चीज है? हाँ, सोशल मीडिया पे सारी न्यूज मिल जाती है। क्रिकेट मैच चल रहा होता है, उसकी भी न्यूज मिल जाती है। पॉलिटिकली कौन कोर्ट जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, उसकी भी न्यूज मिल जाती है। यू थिंक दैट इज न्यूज बिकॉज यू गेट इट? नो, दैट्स नॉट। आपको दिन में एक मर्तबा, एक मैं भी दिन में एक मर्तबा ही देखता हूँ, राइट? बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई वॉच इट। 9 बजे का वक्त अच्छा वक्त है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज आती है उस वक्त सारे चैनल से। देखें, सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड योर कंट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी आप नहीं समझ रहे, आप बहुत रिग्रेट करेंगे। वंस यू विल बी फॉर द ऑडिट फर्म इंटरव्यू, फिर वो आपसे ऑडिट नहीं पूछेगा, अकाउंटिंग नहीं पूछेगा, कंपनी लॉ नहीं पूछेगा, FAR 2 नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपका रिजल्ट कार्ड बता रहा होगा। वो आपसे दुनिया के बारे में पूछेगा, वो आपसे आपके मुल्क के बारे में पूछेगा, वो करंट अफेयर्स पूछेगा, वो इकोनॉमिक्स पूछेगा, वो पॉलिटिक्स पूछेगा, वो स्पोर्ट्स पूछेगा। आप कहेंगे ये क्या होता है? दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। एक शख्स ने सिर्फ जवाब दिया, उसने भी शायद गूगल कर लिया उतनी देर में, नहीं? अच्छा, बाकी ने तो ये जहमत भी नहीं करी, कम से कम खामोशी से अपने सेलफोन उठाते और लिख के देखते कायरो क्या है, इज्जत रह जाए हमारी। अच्छा, किसी को, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था व्हाट इट इज एक्चुअली? दैट्स सरप्राइजिंग। चलें, खैर है, बिला वजह लंबी तकरीर मैंने झाड़ दी इस वक्त, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। लेकिन ये 4-5 महीने जो ना, ये आपकी प्रेपरेशन है। फहद, खैरियत? तुम आज मुंह क्यों छुपाए हुए हो? किसी से छुपाना था? मास्क इज नाउ यूज फॉर मल्टी पर्पजेस, यू नो। जब आप किसी को फेस नहीं कर सकते, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मास्क पहने हैं। तो मुझे इसलिए पता नहीं चलेगा तुम हंस तो नहीं रहे, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, नहीं? अच्छा, पिकनिक पे गए थे तो तुम अपने चेहरे को छुपा रहे हो, ऐसा है? यू नॉट लुकिंग प्रिटी, ओके। और और तो कोई मास्क नहीं पहना, अच्छा। अब बताइए क्या है कायरो? पता चल गया हमें, सिटी का नाम है, कंट्री का कैपिटल है। बट यहां पे हम इसको यूज करें एज एन एब्रीविएशन, और टू बी मोर प्रिसाइज वी कॉल इट एक्रोनिम। क्या है? एक्रोनिम। ACRONYM, इट्स एन एक्रोनिम। जैसे एक्रोनिम आपको बताया था ना, इंटेग्रिटी इज इक्वल्स टू
ST प्लस FH वो एक्रोनिम था। एक्रोनिम का ये मतलब नहीं कि वो वही है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं और तबानी साहब इंटेग्रिटी की जीती जागती मिसाल है, नहीं, but that was just to make you remember that. So this is how we're going to remember what. So by looking at this word Cairo, जिसमें कुछ numbers भी लिखे हुए हैं, अगर मैं ऐसी आपसे पूछूं how many audit procedures are there? 7. Yes, काउंट कर लें बच्चों की तरह, 1 2 3 4 5 6 7। सी एक मर्तबा, ए एक मर्तबा, आई दो मर्तबा, आर दो मर्तबा, ओ एक मर्तबा। तो लिख लें देयर आर 7 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट एन ऑडिटर परफॉर्म्स। और यकीनी तौर पे आज सर हारिस की क्लास में इस पर डिस्कशन हुआ होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज दिस इज हिज पार्ट। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको टीजर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। So there are 7 audit procedures. दुनिया में कोई 8वां प्रोसीजर नहीं है। ऑडिटर जब भी कोई प्रोसीजर करेगा इन 7 में से ही कोई एक करेगा। एग्जाम में सवाल आया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर देयर, राइट देम डाउन। आप बड़े खुश हुए, आपने 7 के 7 लिख दिए। अगली अटेम्प्ट में सवाल आया व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। बच्चे छोड़ आए, ये तो आपने कराया ही नहीं। आपने तो टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कराए थे, जब उसने वो पूछे तो हमने लिख दिए। लेकिन जब उसने ये पूछा एग्जामिनर ने कि व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो उसमें क्या लिखना था? यही लिखना था। इसलिए इससे पहले बताया आपको कि मुझे ओपिनियन देने के लिए एविडेंस चाहिए, और एविडेंस हासिल करने के लिए मुझे प्रोसीजर्स करने होंगे। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ऑडिट प्रोसीजर्स आर द टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। मैं प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं एविडेंस हासिल करने के लिए, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स वो तरीका है, वो मेथडोलॉजी है, वो वो टेक्निक है जिसके थ्रू मैं क्या कलेक्ट करूंगा। तो इसके आगे हेडिंग में आप ऑब्लिक करके लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Either we call it types of audit procedures or we call it techniques for obtaining audit evidence, बात एक ही है। इनको परफॉर्म करने का मकसद ऑडिट एविडेंस हासिल करना है और कुछ नहीं है। तो दोनों चीजें वो पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं प्रोसीजर्स पे जाऊं, कुछ आपका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस? नहीं नहीं, रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, देखने के लिए कि आप कितने पानी में। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर टू बी अ गुड ऑडिटर यू नीड टू बी अ गुड अकाउंटेंट एट फर्स्ट। जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आते ना, तो ऑडिट कैसे करेंगे? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यू एज एन ऑडिटर? वो जो मैंने ट्राइंगल दिखाया था ना आपको, डू गेट और गिव का, ये वाला, इसमें बीच में आ रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंस, ओपिनियन। बीच में आ रहा है ऑडिट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, लिख लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। यानी सारे जो अटैक हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो रहे हैं। ये तीनों चीजों का ताल्लुक किससे है? मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा किस चीज पर? मुझे एविडेंस मिलेगा किस चीज पर? मैं ओपिनियन दूंगा किस चीज पर? So financial statements are at the center of my attention. They are the subject matter of audit. मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, और मैं ओपिनियन भी दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो लिहाजा बिफोर आई ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ आर दे स्ट्रक्चर्ड, हाउ आर दे ऑर्गेनाइज्ड। और ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ये आप 3 अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, है ना?
हाँ, दो और एक साथ साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना। यानी यू शुड नो 3 times more financial accounting than what you know in audit, या एटलीस्ट 2 times। ऑडिट तो अभी शुरू किया है ना, यू डोंट नो। तो ऑडिट को तो मैं इस वक्त 0 पे भी रखूं तो चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग के अगर तीसरा नहीं तो 2 सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा एक फेल हो गया, पढ़ा तो है ना, पढ़ के ही तो फेल होता है ना। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, फेल होने वाले ने तो ज्यादा पढ़ा होता है, लेकिन गलत तरीके से पढ़ा होता है। तो थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज हम पहले चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज प्रोसीजर्स पढ़ाते हुए यू शुड नो दैट। चलें जी, वन बाय वन मैं बम्बार्ड करूंगा क्वेश्चंस आपकी तरफ। व्हाट आर हेड ऑफ अकाउंट्स? अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या? जनरल में लेमैन जाहिल आदमी, बिल्कुल आपसे कोई पूछ रहा है भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बस एक पेज पे लिख देते हैं। मैं लेमैन हूं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन कर रहे हो तुम? मुझे तो फाइनेंशियल की स्पेलिंग भी नहीं आती। हमने मतलब आप कौन है? आप कंपनी है, अच्छा। हम्म हम्म, जो हमारी वर्थ है। आप भी कंपनी है, अच्छा। और कौन बोल रहा है? अच्छा, तुम दिख नहीं रहे, तुम हाँ कंपनी की परफॉर्मेंस बताने के लिए, अच्छा। और इन सिंपल वर्ड, ये मैंने बताया भी था, आपको शायद दिमाग में नहीं रहा। इन सिंपल वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हिसाब किताब है जो मैनेजमेंट बनाएगी, किसके लिए? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी किसके सुपुर्द कर दी? आप जाइए मेरे बिहाफ पर मेरी कंपनी चलाइए, बहुत अच्छे से चलाइए, बहुत सारे पैसे कमाइए, और उसमें से अपने खर्चे निकालकर जो बच जाए, जिसको आप कहेंगे प्रॉफिट, वो हमारे दरमियान मतलब शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो चूंकि आप मेरे बिहाफ पर मेरी कंपनी चलाएंगे, मैंने अपना कुल असासा आपके हाथों में सौंप दिया है, मैं साल के आखिर में ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप पूरे साल का हिसाब किताब मुझे देंगे। आप मुझे बताएंगे कि आज के दिन पर, यानी ईयर एंड की डेट पर, साल के आखिरी दिन पर, मेरे बिजनेस की, मेरी कंपनी की, जिसको मैं ओन करता हूं, उसकी वर्थ क्या है। तो जो हम पहला डॉक्यूमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और कॉमनली नोन एज बैलेंस शीट, पुराना नाम हो गया बैलेंस शीट। वो डॉक्यूमेंट जो है ना, वो एक दिन की पोजीशन बताता है कंपनी की, कि आज की तारीख पर ये एंटिटी की वर्थ है, और कल ये वर्थ तब्दील हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी, उसके बाद कुछ और हो जाएगी। क्योंकि पोजीशन जब देखनी होती है ना किसी चीज की, दैट इज टेकन और असेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज इस वक्त क्या पोजीशन है, अगले लम्हे ये पोजीशन नहीं होगी, इससे पिछले लम्हे ये पोजीशन नहीं थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट पे क्या पोजीशन है। इसीलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है एज एट। तो बैलेंस शीट से आपको पता चलती है कंपनी की पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या पता चलता है? जिसको आप एसओसीआई कहते हैं, और लोग सॉसी भी कहते हैं, पता नहीं अजीब सा वर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टेल्स यू अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। एक पोजीशन बताता है, एक परफॉर्मेंस बताता है, एंड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज असेस्ड ओवर अ period of time, that may be an year, that may be less than a year, that may be more than a year। तो पोजीशन देखनी है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, परफॉर्मेंस देखनी है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही, 3 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही, 6 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही, पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस रही। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द पीरियड एंडेड, बिकॉज
performance is measured for a particular duration of time, whereas position is assessed at a particular point of time. तो असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मैनेजमेंट जवाबदही कर रही होती है किसको? शेयर होल्डर्स को। और उनको बता देंगे देखें पूरे साल हमने आपके बिहाफ पर आपकी कंपनी को चलाया, ये कमाया, ये खर्च किया, ये बच गया, ये आप रख लें। और साल के आखिर में आपकी कंपनी के पास ये अपना है, ये पराया है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। राइट? यहां तक बात क्लियर है? हिसाब किताब मेंटेन करना अलग बात है, हिसाब किताब रिपोर्ट करना ये तो आपको पता है। पहले आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपको हिसाब किताब करना सिखाया गया, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिखाया गया, फिर आपको पढ़ाया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग तो हो गई, हिसाब किताब तो कर लिया, हिसाब किताब मेंटेन तो कर लिया, अब उसको रिपोर्ट करना है। तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो दो टुकड़ों में टूट गया। एक वो चीज जहां पर हिसाब किताब होगा और एक वो चीज जहां पर चीजें रिपोर्ट होंगी। तो जहां हिसाब किताब होता है, जहां मैं हिसाब किताब रखता हूं, उसको क्या कहता हूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी गुड, दिमाग चल रहा है, देखते हैं कब तक चल रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स व्हाट? जर्नल्स, लेजर्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस तक। ट्रायल बैलेंस तक आप जो कुछ करते हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, आप हिसाब किताब कर रहे हैं, हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किए जाते हैं? नो। क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर ओपिनियन देता हूं? नेवर। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है? होता है। कैसे पता होता है? जब मैं वो किसी को देता नहीं, जब मैं वो उनके साथ शेयर करता नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप शेयर होल्डर्स के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट तो होता है। व्हाई आर यू सेइंग दैट? यू आर सेइंग दिस बिकॉज जो अगला स्टेप है रिपोर्टिंग का, दैट इज बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जहां पर हिसाब किताब हो रहा है वो क्या कहला रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जहां पर रिपोर्टिंग हो रही है वो क्या कहला रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये समझाने वाली बात है, समझने वाली बात है, सॉरी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस इंक्लूडेड। जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, सो आई टॉक अबाउट 5 things. What are they? Statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the accounts. That's it. मैं जब ये कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सो आई टॉक अबाउट these 5 things primarily. लेकिन ये 5 चीजें खुद से पैदा नहीं होती, इनका एक बेसिस है, और इनका बेसिस क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देना है तो 5 चीजों पर ओपिनियन देना है, लेकिन उस ओपिनियन को देने के लिए मुझे एविडेंसेस किस चीज पर चाहिए होंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चाहिए होंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से ही बनेंगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म होते हैं वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पर अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से रिपोर्टिंग। तो असल में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ओपिनियन नहीं देना, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है, मुझे रिपोर्टिंग पे ओपिनियन देना है, मुझे अकाउंटिंग पे ओपिनियन नहीं देना, बुक कीपिंग पे ओपिनियन नहीं देना, रिकॉर्डिंग पे नहीं देना। उस रिकॉर्डिंग के नतीजे में जो रिपोर्टिंग की गई है, जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, जो जताया गया है, जो प्रेजेंट किया गया है, उस पर रिपोर्ट देनी है। ये दिमाग में रहे। लेकिन उस पर रिपोर्ट देने के लिए मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना पड़ेगा। और आप ये सब अच्छी तरह समझते हैं। आपने मुझे बिल्कुल कहा कि नहीं ऑडिट तो होगा, हाँ ओपिनियन उस पे नहीं होगा, ओपिनियन उसके थ्रू बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा। इसी तरह शेयर होल्डर्स के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर नहीं किए जाएंगे, बल्कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर किए जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ यू डिड द रिकॉर्ड कीपिंग, rather they are interested in knowing what the final results are. बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मैं पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ रहा हूं, व्हाट आर हेड ऑफ अकाउंट्स? अब अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स की तरह आपने जवाब देना है और मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। मुझे ऐसा लगे कि आप अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगा ना मुझे तो ये पूरी क्लास अकाउंटिंग में चली जाएगी फिर। तो डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। यस, व्हाट आर हेड ऑफ अकाउंट्स? रेज योर हैंड एंड देन आई विल आस्क यू व्हाट आर हेड ऑफ अकाउंट्स। मैं एक लेमैन हूं, तसव्वुर करें, तसव्वुर क्या करें, यकीन कर ले मैं एक लेमैन। अब आपने मुझे मुतमईन करना है। कम ऑन, तुम भी आज पहली बार आए हो? कम कम आए हो लेकिन। हाँ, और आ जाए। बताइए, where were you in the previous class? बताइए, सवाल का जवाब दें। What are head of accounts? FAR1 पास लोग हैं ये हैं? There are 5 heads of account। या मुझे पता है आप क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस, इनकम, एस क्या, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। हेड ऑफ अकाउंट्स तो पिलर्स हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस है। आपने कहां पढ़ी है अकाउंटिंग, आपको क्या पता पिलर्स कितने मजबूत होने चाहिए? हाँ, मैंने नहीं, मैं तो लेमैन हूं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ तुम्हारे जवाब से। हेड ऑफ अकाउंट्स क्या है यार? जी उसामा साहब, ट्रायल बैलेंस ये क्या होता है? हाँ, मैं लेमैन उसामा, यकीन नहीं आ रहा। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जिंदा हैं आप लोग? व्हाट आर हेड ऑफ अकाउंट्स? सर, यकीन जाने हमें आता है, बता नहीं पा रहे, ये तो प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ एक्सप्रेशन इज द मेन रीजन फॉर फेलिंग दिस पेपर। पहली क्लास में बताया था आपको, इजहार करना जरूरी है। इजहार करना नहीं आता तो फिर तुम्हें कुछ भी आता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई बता दे मुझे, उर्दू में, सिंधी में, पश्तो में, मुझे एक्सप्लेन कर दें बस। नहीं, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, क्या फिक्स एसेट हेड ऑफ अकाउंट्स है? मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं। कैन आई कॉल फिक्स एसेट अ हेड ऑफ अकाउंट? व्हाई नॉट? फिर क्या है फिक्स एसेट? तो एसेट्स क्या है? हेड ऑफ अकाउंट है ना। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आर फिक्स एसेट्स हेड ऑफ अकाउंट्स? यस, इट्स वन हेड ऑफ अकाउंट ना। सेल्स हेड ऑफ अकाउंट है, इन्वेंट्री हेड ऑफ अकाउंट है, बिल्कुल है। कोई शक है? आपको पता है हेड ऑफ अकाउंट्स हैं क्या? आप बता नहीं पा रहे हेड ऑफ अकाउंट्स होते क्या है। चले मैं बता रहा हूं। हेड ऑफ अकाउंट्स हर वो आइटम है जिसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाए, एज सिंपल एज दैट। हर वो चीज जिसके लिए, और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, हर वो चीज जिसके लिए सेपरेट खाता मेंटेन किया जाए वो हेड ऑफ अकाउंट है। यानी अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको बताऊं, हर वो आइटम जिसके लिए आप एक सेपरेट टी अकाउंट मेंटेन करें वो हेड ऑफ अकाउंट है। हर वो चीज जिसका आप एक अलग खाता मेंटेन करें, अलग टी अकाउंट मेंटेन करें, हर वो चीज हेड ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा टी अकाउंट क्या होता है, ट्रस्ट उड़ गया है मेरा। अगला सवाल, व्हाट आर अकाउंट बैलेंसेस? आप लोग जिस तरह मुझे देख रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm not talking to PRC students, right? I'm talking to those gentlemen and gentlewomen who are
appearing for their qualifying attempt of CAF, who aspire to be in audit firms. है ना, ऐसा ही है ना? तुम्हारा दिमाग तो चल रहा था, अभी क्या हो गया? What are account? At least give it a try. गलतियां करें, बोलें तो कहते नहीं, गलतियां नहीं करेंगे हम, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नहीं मैम, जो बचा वो बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, कहीं वो जो होता है ना कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, वो बैलेंस है। निहाल तुम हंस रहे हो, तुम्हारे पास सही जवाब है तो फिर हंस तो वैसे ना जैसे आई नो एवरीथिंग, यू नो। कम ऑन, कम अप विद एन आंसर। ये कह रही है भाई जो बच गया वो अकाउंट बैलेंस है। बात बिल्कुल एक्यूरेट की है इन्होंने, लेकिन सही तरीके से नहीं करी है। अकाउंट बैलेंस जो बच गया वो बैलेंस है, वो हमारा है या वो किसी और का है? बैलेंस है, रिजल्ट है। जी अहमद मेमन साहब बताइए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये इन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है, तुमने तमहीद बांधी थोड़ी सी उसकी। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये तो बेकार की बातें हैं सारी, डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग, असल में आपने अकाउंटिंग की तरह नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ा है, पेपर निकल जाए, वो भी नहीं निकला, फायदा क्या हुआ कुछ लोगों का? देखें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में मैं बता रहा हूं पूरे साल इतनी सेल्स हुई, प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे पूरे साल मैंने इतने का माल बेचा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मैंने इतने का माल बेचा। बैलेंस शीट बता रही है उसमें से इतनी पेमेंटें आना अभी बाकी है। और बैलेंस शीट क्या बताती है, उसको क्या टाइटल देती है, डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट? क्या मैं डेटर्स को देखकर ये बता सकता हूं पूरे साल कितनी सेल्स हुई? नहीं तो, क्योंकि डेटर्स तो सेल्स का वो हिस्सा है जिसकी पेमेंट आना बाकी है। सेल्स तो बहुत सारी हुई है। इसी तरह परचेजेस, मैंने पूरे साल कितना परचेज किया मुझे कौन बता रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से कितनों की पेमेंट होना बाकी है वो मैं शो करता हूं बैलेंस शीट में एज अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिटर्स। यानी साल के आखिरी दिन पर मैं ये प्रेजेंट करता हूं कि पूरे साल मैंने जितना माल बेचा उसमें से इतनों के पैसे आना बाकी है, बैलेंस है। मैं ये बताता हूं कि पूरे साल मैंने जितना माल खरीदा उसमें से इतनों की पेमेंट होना अभी बाकी है, मैं देनदार हूं, बैलेंस है। तो आपका जो जवाब है ना वो इस बात के अंदर ही छुपा हुआ है, लिख लें। अकाउंट बैलेंसेस आर दोज हेड ऑफ अकाउंट्स, जुमला आप मुकम्मल करेंगे। एक्सेलेंट, जबरदस्त अहमद, आई एम इम्प्रेस्ड। Account balances are those head of accounts which are presented in the balance sheet or statement of financial position. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत सन्नाटा है। आर यू देयर विद मी और नॉट? यस सर। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने मुझसे पक्का वादा किया था कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वादा खिलाफ है आप लोग। नए लोग आए आज, जो यहां थे वो घर चले गए। अकाउंट बैलेंसेस आर दोज हेड ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन द, यानी बैलेंस शीट पर जो हेड ऑफ अकाउंट्स आएंगे वो क्या है? वो अकाउंट बैलेंसेस है, क्योंकि वो है जो रह गया, जो बच गया, जो बैलेंस है, राइट? मेरा अगला सवाल, व्हाट आर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस? सुना है वर्ड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन?
सुना है नहीं सुना, ऑनेस्टली बताइए। कोई बात नहीं, छोड़ दें सब, ईगो साइड पे रखें। कोई आपने ऐसी इज्जत नहीं कमाई है जो चली जाएगी अभी। खुल के बताएं, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लिखें, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? व्हाट इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? कह रहे ट्रांजैक्शन तो या तो कुछ आता है या कुछ, वेदर इट्स एन इनकम और एन एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन है ना। देखिए, बैलेंस और ट्रांजैक्शन का फर्क समझें। बैलेंस स्टिल है, ट्रांजैक्शन मूविंग है। करेक्ट? बैलेंस इज स्टिल, ट्रांजैक्शन इज मूविंग। तो फिर जवाब तो आ गया, लेकिन और रिफाइंड जवाब चाहिए। यस उसामा, excellent, he is able to connect now. Classes of transactions are those head of accounts which are presented in SOSI, जिसको आप SOSI कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या आसानी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर समझ आना जरूरी है, वरना ऑडिट कैसे होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है वो स्टिल है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वो बैलेंस है, वो बचा कुचा है ऐसे ही है ना। और जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है वो वो टोटैलिटी बता रहा है, वो एग्रीगेट बता रहा है, वो सम बता रहा है, पूरे साल क्या हुआ वो बता रहा है, वो मूविंग चीजों की बात कर रहा है, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, स्टिल चीजों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पूरे पीरियड की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और एम आई टॉकिंग फ्रेंच? ये देखें, टाइम भी वेस्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि ये चीजें मुझे पढ़ानी थोड़ी थी, लेकिन जरूरी है पढ़ाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो कुछ बैलेंस शीट में है या प्रॉफिट एंड लॉस में है, जनरली उसको क्या कहेंगे? हेड ऑफ अकाउंट। जो कुछ बैलेंस शीट में है या प्रॉफिट एंड लॉस में है, जनरली उसको क्या कहेंगे? हेड ऑफ अकाउंट। हाँ, वो हेड ऑफ अकाउंट जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो अकाउंट बैलेंसेस कहलाएंगे, और वो हेड ऑफ अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फाइनल अकाउंट्स बना के आए ना FR1 में? नहीं, पेपर में आते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को आया था ना? क्या हुआ, इतने अनश्योर क्यों है आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड FR1 इन दिस अटेम्प्ट? अच्छा, अब नहीं आता, चलिए हम पुराने लोग हो गए ना, अब FR2 में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक आइटम है, देखा होगा आपने जरूर, बनाए नहीं भी है तो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट? सो व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस? इट्स अ class of it's a head of account, but specifically it's a class of transaction. Why? Because administrative expenses खुद से कोई transaction नहीं है, it's a group of transaction, aggregate of transaction, class of transaction, correct? और जिसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। तो हर वो चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ रही है वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, और हर वो चीज जो बैलेंस शीट पे आ रही है वो अकाउंट बैलेंस है। यानी जब भी मैं आपसे बोलूं अकाउंट बैलेंस, आपका दिमाग किस तरफ चला जाएगा? बैलेंस शीट की तरफ। और जब मैं आपसे कहूंगा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका दिमाग किस तरफ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी का पता होना जरूरी है। और जब मैं बोलूंगा हेड ऑफ अकाउंट, तो आपका दिमाग किसी तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं, राइट? अगला सवाल, व्हाट आर लाइन आइटम्स? ये भी सुना होगा, लाइन आइटम का वर्ड सुना है किफायतुल्लाह? सुना है? कितनी बार सुना है? सुना है, चले। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन तो आपने सुना भी नहीं। देखिए, व्हाट आर लाइन आइटम्स? सामा, तुम पता है लाइन आइटम्स क्या होते हैं? अच्छा, पहले लिख लो, लिखो व्हाट आर लाइन आइटम्स।
यस उसामा बताओ, तुमने इतना कॉन्फिडेंटली हाथ रेज किया है। दोबारा बोलो। दिया वो कह रहे लाइन आइटम वो है जिसको सेपरेटली शो करना लाजमी हो। लाइन आइटम। जी अहमद साहब। अच्छा बताओ। हम्म। 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 वो वही किफायत ने वही बोला। मेन आइटम ऑफ द बिजनेस। इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। व्हाट आर लाइन आइटम्स? अच्छा चले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाली एग्जांपल लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है टोटल 10 लाख रुपए के। उसके अंदर कोई एक आइटम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसकी फर्दर डिटेल्स आपको कहां मिलेंगी? नोट्स टू द अकाउंट्स में। आप नोट्स टू द अकाउंट्स में गए, आपने कहा अच्छा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 10 लाख रुपए है ना, इसका ब्रेकअप ये सबसे बड़ा उसमें एक्सपेंस आमतौर पे सैलरी एक्सपेंस होता है आमतौर पे। अच्छा भाई आपने कहा सैलरी एक्सपेंस है 8 लाख रुपए का, इसका ब्रेकअप कहां मिलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सैलरी एक्सपेंस का फर्दर ब्रेकअप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ढूंढते रहोगे फिर भी नहीं मिलेगा। सैलरी एक्सपेंस का फर्दर ब्रेकअप क्या होगा? किसकी कितनी कितनी सैलरी है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा होता है? नहीं। अगर आपको सैलरी एक्सपेंस का फर्दर ब्रेकअप चाहिए तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दरवाजे से बाहर निकल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के दरवाजे में एंटर होना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सैलरी एक्सपेंस इज अ लाइन आइटम। क्यों? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आखिरी लाइन है। इसका फर्दर ब्रेकअप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। हर वो आइटम जिसका फर्दर ब्रेकअप, जिसकी फर्दर डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद ना हो, जिसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में जाना पड़े, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम है। इसीलिए इसका नाम लाइन आइटम पड़ा, दैट इट इज द लास्ट लाइन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जो रिस्पॉन्सेज आप लोगों ने दिए वो एक हद तक करेक्ट थे कि हर वो चीज जिसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है वो एक लाइन आइटम है, लेकिन असल लाइन आइटम हम उसको कहते हैं जिसका फर्दर ब्रेकअप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद ना हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आखिरी लाइन हो। दैट्स अ लाइन आइटम। बात समझ आ रही है? अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑडिट पे वापस आएंगे। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना जरूरी थी, पता थी आपको, लेकिन आप उसको उस तरह कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। सो वी हैव डन दैट। नाउ लेट्स लुक एट द ऑडिट प्रोसीजर्स। सो देयर आर 7 ऑडिट प्रोसीजर्स। पहले आप इन 7 के नाम लिख लें और फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा।
So what are the 7 procedures? Confirmation, analytical procedures, inspection, inquiry, recalculation, reperformance. देख लिए? Should we discuss? हाथ तेज चलाने की प्रैक्टिस करें. मैंने पहले आपको कहा 4.5 घंटे का पेपर है ये, जो करना 3 घंटे में होगा. कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन का वर्ड कहां से निकला है? कंफर्म से. तो अगर आपसे वो पूछे डिफाइन कॉन्फर्मेशन, तो आप क्या लिखेंगे? टू कंफर्म. तो आपके मुंह पे मारेगा पेपर, है ना? बिकॉज जब आपसे किसी वर्ड को डिफाइन करने को कहा जा रहा है, तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड इन योर आंसर, राइट? बेसिक बेसिक कॉमन सेंस है ना. एक होता है कॉमन सेंस, एक है बेसिक कॉमन सेंस. आप ये तो नहीं कहेंगे कंफर्मेशन का मतलब क्या है? टू कंफर्म. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? टू ऑब्जर्व. ठीक है. तो कॉन्फर्मेशन इज आस्किंग समवन समथिंग. यहां पे कॉन्फर्मेशन से मतलब क्या है? कॉन्फर्मेशन किस चीज की होगी? किन लोगों से होगी? मैनेजमेंट से. Confirmation is a word used specifically for third parties. Third parties कौन है? Third parties. Auditor is not a third party. Yes, very good. Suppliers, customers, bankers, lawyers लिखें. Who are third parties to the management? Suppliers unknown लोग हैं. Customers unknown लोग हैं. Bankers unknown लोग हैं. तुम्हारे सवाल को मैं अभी मतलब तुम्हारे इस पे कोई कमेंट पे नहीं कर रहा, बिकॉज अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सो हु आर थर्ड पार्टी? सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंकर्स यानी जहां पर आपने अपने पैसे रखवाए हुए, लॉयर्स जो आपके केसेस लड़ रहे होते हैं, राइट? ओके. गवर्नमेंट. यस. कॉन्फर्मेशन में ऑडिटर क्या करता है कि थर्ड पार्टी से कुछ पूछता है, और अगर थर्ड पार्टी उसको कंफर्म कर देती है तो ऑडिटर मुतमईन हो जाएगा. मिसाल के तौर पे देखें, जो सप्लायर्स हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स. जो कस्टमर्स हैं वो क्या बन जाते हैं? तो आप जब सप्लायर्स कह रहे हैं, तो सप्लायर से बेहतर वर्ड क्या है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंकर्स, लॉयर्स. ये 4 वो लोग हैं जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है. आ रही है ना. डेटर से रिलेटेड क्या आ रहा है? अकाउंट्स रिसीवेबल. क्रेडिटर से रिलेटेड क्या आ रहा है? अकाउंट्स पेएबल. बैंकर से रिलेटेड क्या आ रहा है? बैंक बैलेंसेस. बैंक बैलेंसेस, कैश एट बैंक. यस. लॉयर से रिलेटेड क्या आ रहा है? कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, प्रोविजंस में भी, टैक्स लायबिलिटीज में भी, राइट? तो आप कहते हैं जो बैलेंसेस आ रहे हैं ना बैलेंस शीट में, और जिन लोगों से वो बैलेंस रिलेट करते हैं, एक आसान तरीका क्या है? देखें, हम क्या कह रहे हैं? These are techniques for obtaining. These are techniques for obtaining. हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए, हमें ऑडिट एविडेंस ढूंढना है. और ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे? कोई ऐसा तरीका हो जो अच्छा भी हो और आसान भी हो. तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप डेटर को खत लिखो और उससे पूछ लो कि भाई हमारे क्लाइंट की बुक्स में तुम्हारा ये बैलेंस आ रहा है ईयर एंड पर, हमें बता दो क्या वाकई तुम्हें इतना बैलेंस देना है? अगर वो कंफर्म कर देगा हाँ इतना ही देना है, तो उस पर मजीद काम करने की जरूरत नहीं. इसका मतलब मैनेजमेंट हैज गिवन अ ट्रू एंड फेयर व्यू. इसी तरह क्रेडिटर को खत लिखो, उससे पूछ लो कि जितना बैलेंस आ रहा है तुम्हें उतना ही मिलना है. वो कहेगा यस, गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. इसी तरह
मैनेजमेंट ने कैश एट बैंक शो किया है, उस पर काम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिसके पास वो पैसे रखे हुए हैं उससे खत लिख के पूछ लो, क्या मेरे क्लाइंट की तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखे हुए हैं? वो कहेगा रखे हुए, वेरी गुड, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इट्स गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसी तरह मैं लॉयर से पूछूंगा कि मैनेजमेंट ने कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में कुछ चीजें शो की हुई हैं, कुछ केसेस शो किए हुए कि इनकी वजह से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आ सकती है, क्या वाकई ऐसा है? क्या कोई केस चल रहा है? क्या वाकई अगर ये केस हार गए तो ये लायबिलिटी आ सकती है? लॉयर कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी लायबिलिटी आ सकती है। तो जब मुझे थर्ड पार्टी कोई चीज कंफर्म कर देगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनकी बात में वजन होगा, उनका जवाब रिलायबल होगा, फिर मुझे उस बैलेंस पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉन्फर्मेशन इज एन ऑडिट प्रोसीजर जिसमें आप इन 4-5 एक्सटर्नल पार्टीज को खत लिखेंगे और उनसे कुछ बैलेंसेस को कंफर्म करेंगे और उनकी तरफ से आने वाला जवाब क्या होगा? ऑडिट एविडेंस होगा, जो आपको बताएगा कि वो बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है दैट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बात समझ आ रही है? मैं बहुत ब्रीफली आपको ये बता रहा हूं, इंशाल्लाह सर हारिस के साथ बहुत डिटेल में आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर, जो वर्ड एनालिटिकल है वो निकला है एनालिसिस से, जिसमें आप एनालाइज करते हैं। व्हाट डू यू एनालाइज? आप इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स से कंपेयर करेंगे, इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कोई एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे, एसेट टेस्ट रेशियो निकालेंगे, गियरिंग रेशियो निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस से आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। देन कमिंग ऑन टू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर दो चीजों की इंस्पेक्शन होती है, चाहे तो इंस्पेक्शन के आगे आप लिख दें इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट्स, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। inspection of physical assets and inspection of records. फिजिकल एसेट्स को ऑडिटर क्यों देखता है? ऑडिटर का क्या लेना देना फिजिकल एसेट से? ऑडिटर ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देना है, वो अपने काम से काम रखे ना, वो फिजिकल एसेट्स को क्यों देखता है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एसेट्स डिस्क्लोज है ऑडिटर को देखना पड़ेगा वो वाकईतन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ऑडिटर फिजिकल एसेट्स को देखकर इंस्पेक्ट करेगा कि वो जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो असल में है या नहीं, और फिर वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करेगा ये देखने के लिए कि जो कुछ फिजिकली है वो रिकॉर्ड्स पर है या नहीं, द अदर वे अराउंड। तो लिहाजा ऑडिटर दोनों चीजें इंस्पेक्ट करता है, रिकॉर्ड्स भी इंस्पेक्ट करेगा, इनवॉइसेस भी इंस्पेक्ट करेगा, परचेज ऑर्डर्स भी इंस्पेक्ट करेगा, डिलीवरी चालान भी इंस्पेक्ट करेगा, और साथ ही साथ फिजिकल एसेट्स भी इंस्पेक्ट करेगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी इंस्पेक्ट करेगा, इक्विपमेंट भी इंस्पेक्ट करेगा, मोटर व्हीकल्स भी इंस्पेक्ट करेगा, जो कुछ आपने फिक्स एसेट्स के अंदर पढ़ा है, इन्वेंट्री भी इंस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए दोनों चीजों का इंस्पेक्शन एक प्रोसीजर है, और उस इंस्पेक्शन के नतीजे में जो आपको एविडेंस मिलेगा वो फिर आपके काम आएगा। इंक्वायरी, कॉन्फर्मेशन और इंक्वायरी में फर्क। कॉन्फर्मेशन में भी तो इंक्वायरी कर रहे थे ना, तो ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग इसलिए रखा गया है। कॉन्फर्मेशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, इंक्वायरी इज मेड फ्रॉम मैनेजमेंट। जब आप मैनेजमेंट से, जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जब आप उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ पूछेंगे, कोई किसी चीज का जवाब मांगेंगे, कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो वो इंक्वायरी होगा, और जो उनका जवाब होगा वो क्या होगा? आपने इंक्वायरी करी, सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, वो आपके लिए क्या होगा? एविडेंस होगा। तो जब जब प्रोसीजर परफॉर्म होगा तब तब ऑडिट एविडेंस मिलेगा, राइट? फिर आते हैं रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन मतलब वो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसको आप रिकैलकुलेट करेंगे। ये भी एविडेंस हासिल करने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पे एंटिटी जो है वो एक रेंटेड प्रेमिसेस में है, उसने एक रेंट एक्सपेंस शो किया हुआ है। अब रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप एंटिटी से कहें सर अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाएं,
उन्होंने आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाया, आपने देखा पर मंथ रेंट जो है वो 1 लाख रुपए है। अब आपने क्या किया, 1 लाख को किया मल्टीप्लाई बाय 12। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना रेंट एक्सपेंस आना चाहिए, 12 लाख रुपए। आपने अपने तौर पे कैलकुलेट किया और फिर आप कंपेयर कर लें उस फिगर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। अगर 12 लाख है तो वेरी गुड, अगर 12 लाख से कम है तो पूछेंगे क्यों कम है, ज्यादा है तो पूछेंगे क्यों ज्यादा है। यानी जो रेंट एक्सपेंस मैनेजमेंट ने कैलकुलेट किया उसको आपने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली रिकैलकुलेट करके देख लिया कि आपकी फिगर और मैनेजमेंट की फिगर मैच करती है या नहीं, एंड यू रीच्ड अ कंक्लूजन। बात समझ आ रही है? फिर इसी तरह रिकैलकुलेशन से मिलता जुलता क्या है, रीपरफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, लेकिन रीपरफॉर्मेंस का मतलब, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी रिकंसिलिएशन परफॉर्म की है, आप इंडिपेंडेंटली उसको रीपरफॉर्म करेंगे और रिजल्ट्स को मैच कर लेंगे। यानी वो काम जो मैनेजमेंट ने किया हुआ है, रिकैलकुलेशन में भी ये हो रहा है और रीपरफॉर्मेंस में भी ये हो रहा है कि वो काम जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है आप उसको अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली दोबारा करके देख लें कि आपके रिजल्ट्स और उनके रिजल्ट्स मैच करते हैं या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जर्वेशन। सारे प्रोसीजर्स एक तरफ और ऑब्जर्वेशन एक तरफ, कि आप खुली आंखों से और कानों से और दिमाग की रोशन बत्ती के साथ आप हर वक्त ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको पूछ कर पता नहीं चलती, कंफर्म करके पता नहीं चलती, इंस्पेक्ट करके पता नहीं चलती, बल्कि आपको ऑब्जर्व करके पता चलती हैं। जब आप खामोशी से कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ एविडेंसेस which tell you कि the financial statements are giving a true and fair view or not। इंशाल्लाह ये प्रोसीजर्स आप बहुत डिटेल में देखेंगे। और फिर इन प्रोसीजर से हमें क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंस। तो लिख लें, ऑडिट एविडेंस नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ऑडिट एविडेंस नीड्स टू बी, मैं आपका व्यू तो ब्लॉक नहीं कर रहा, दिख रहा है बोर्ड। Audit evidence needs to be sufficient and appropriate. Audit evidence needs to be sufficient and appropriate. Sufficiency is a measure of quantity. Sufficiency is a measure of quantity, whereas appropriateness is a measure of quality. जहां quantity आती है वहां quality भी आती है हमेशा। Sufficiency is a measure of quantity of audit evidence, whereas appropriateness is a measure of quality। यानी जो आपको एविडेंस मिले ना वो sufficient हो, मतलब काफी हो, आपने अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस को देखकर वो एविडेंस हासिल किया हो, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, मतलब वो अप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएटनेस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। अप्रोप्रिएटनेस मींस रेलेवेंट एंड रिलायबल, यानी मेरे ऑडिट एविडेंस जो है वो मेरे काम का भी हो और रिलायबल भी हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑडिट एविडेंस के अंदर कौन सी 3 खुसूसियात पाई जानी चाहिए, तो आप कितनी कहेंगे, 3। सफिशिएंसी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं ऑडिट एविडेंस नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, लेकिन चूंकि अप्रोप्रिएट का मतलब रेलेवेंट एंड रिलायबल है, तो असल में 3 चीजें बनती हैं कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट हो मतलब काफी हो, उसकी अमाउंट उसका अमाउंट उसकी क्वांटिटी अच्छी हो, वो रेलेवेंट हो मेरे काम का हो, और वो रिलायबल हो यानी उस पर एतमाद किया जा सके, उस पर भरोसा किया जा सके। तो सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंट एंड रिलायबल। रिलायबल मतलब मजीद 4 बातें देखें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, हेडिंग यही डालिएगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। Factors influencing the reliability of audit evidence.
मतलब वो क्या बातें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आप ये डिटरमिन करेंगे कि आपको मिलने वाला ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। हर एक एक के बाद एक एक लाइन छोड़िएगा, मैं एक एक जुमला आपको लिखवाऊंगा। देखिए, audit evidence obtained in original form is more reliable than a photocopy. Audit evidence obtained in original form is more reliable than a photocopy. जब कोई ऑडिट एविडेंस आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा तो वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाए। अच्छा, कॉपी इसका मतलब ये नहीं कि रिलायबल नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी लेस रिलायबल। ये फर्क कीजिएगा, अनरिलायबल और लेस रिलायबल में फर्क है। इसी तरह लेस रिलायबल और मोर रिलायबल में फर्क है। तो ऐसा नहीं कि हम फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट एज कंपेयर टू अ फोटोकॉपी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज मोर रिलायबल। इसी तरह नंबर 2, audit evidence obtained in written form is more reliable than a verbal audit evidence. Audit evidence obtained in written form is more reliable than a verbal audit evidence. मतलब वो ऑडिट एविडेंस जो आपको इन राइटिंग मिलेगा उसकी अहमियत ज्यादा होगी बजाय इसके वो जो वर्बली आपको बताया जाए। Audit evidence obtained in written form is more reliable than a verbal audit evidence. Number 3, audit evidence obtained from independent party. Audit evidence obtained from independent party is more reliable than that obtained by management. Obtained from management कर दें। Audit evidence obtained by independent party is more reliable than that obtained from management. वो जो आपको मैनेजमेंट से मिलेगा वो भी रिलायबल होगा, लेकिन उससे ज्यादा रिलायबल वो ऑडिट एविडेंस है जो आपको इंडिपेंडेंट पार्टी से मिले, क्योंकि उसकी कोई बायसनेस नहीं। ठीक है। और आखिरी चीज, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इज मोर रिलायबल। Audit evidence obtained directly is more reliable than that obtained through some other party. Audit evidence obtained directly is more reliable than that obtained through some other party. मतलब मैंने कोई चीज मांगी इससे है, मुझे वो मिल उससे रही है। मैंने इससे कहा मुझे ऑडिट एविडेंस दो, इसने उसको दे दिया, वो मुझे दे रहा है। तो मुझे डायरेक्टली इससे चाहिए था, लेकिन इनडायरेक्टली जब होता हुई चीज आएगी तो दिमाग में एक शक क्रिएट होगा, डाउट क्रिएट होगा, कोई चीज तब्दील तो नहीं कर दी गई, कोई चीज फोर्स तो नहीं कर दी गई। तो ऑडिट एविडेंस नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंट एंड रिलायबल। रिलायबल मतलब चार बातें, ओरिजिनल फॉर्म, रिटन फॉर्म, इंडिपेंडेंट पार्टी एंड obtained directly. Audit evidence obtained in original form is more reliable than photocopy. Obtained in written form is more reliable than a verbal audit evidence. Obtained from independent party is more reliable than that obtained from management. And audit evidence obtained directly is more reliable than that obtained through some other party. तो do हो गया और get हो गया, और अब किस पे आ रहे हैं? Give. So opinion किसके थ्रू दिया जाएगा? Audit report के थ्रू।
ऑडिट रिपोर्ट इज द, ये कुछ भी मत लिखे, मैं सब आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे आज इंशाल्लाह, कल सुबह सेंड कर दूंगा पूरी प्रेजेंटेशन, राइट? जस्ट लिसन. Audit report is the only document which is made available to general public. यानी ऑडिटर जितनी भी अपनी वर्किंग्स करता है ना, जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, जो एविडेंस हासिल करता है, उसने क्या किया, कितना काम किया, कहां काम किया, ये सारी चीजें वो जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं करता. द ओनली डॉक्यूमेंट ऑफ ऑडिटर विच रीचेस द जनरल पब्लिक इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जाती है. इट्स साइंड बाय द ऑडिटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, लिख लें. There are two types of audit reports. Unmodified report and modified report. Unmodified report and modified report. There are two types of audit reports. Unmodified reports, modified reports. कौन सी रिपोर्ट अच्छी है और कौन सी बुरी है? नहीं, अच्छी कौन सी है ये बताएं. मॉडिफाइड. मॉडिफाइड नाम भी तो देखें, मॉडिफाइड. कितने लोग कह रहे हैं अच्छी रिपोर्ट इज अनमॉडिफाइड? कितने लोग कह रहे हैं अच्छी रिपोर्ट इज मॉडिफाइड? बाकी कह रहे हैं हम तो शो देखने आए, हम देखने आए कौन सही है और कौन गलत है. हैव एन ओपिनियन. ओपिनियन देने जा रहे हैं आप लोग आगे. ओपिनियन देने वालों में से होना को, खामोश रहने वालों में से नहीं होना. How many of you think that a good report, by the way, good report से क्या मुराद है? हाँ, वो रिपोर्ट जिसमें लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो गुड रिपोर्ट है. और जिसमें लिखा हो दे आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो बैड रिपोर्ट है. यही अंडरस्टैंडिंग है ना? नहीं नहीं, फिर वो तो अलग बात है ना, सही से बताया, वो तो हम कह ही रहे हैं कि उसने सही से बताया होगा. एक पॉजिटिव रिपोर्ट क्या है कि सब ठीक है, और एक नेगेटिव रिपोर्ट क्या है? हाँ, बात तुम्हारी सही है कि तुम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो. मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि एक चले और एक बेहतर वर्ड यूज करते हैं, फेवरेबल रिपोर्ट एंड अनफेवरेबल रिपोर्ट. फेवरेबल रिपोर्ट क्या है? जो मैनेजमेंट के फेवर में जाए ना, जिसमें लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ, आप ये कह सकते हैं गुड रिपोर्ट वो है जिसमें गलती होने के चांसेस कम से कम हो, और बैड रिपोर्ट वो है जिसमें ऑडिटर से भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो. ठीक है, तो हम चले, वेरी गुड, आपने अच्छा याद दिलाया. गुड और बैड का वर्ड यूज ना करें तो बेहतर है. बेटर वर्ड्स आर फेवरेबल, अनफेवरेबल. नहीं, वो रिपोर्ट जो मैनेजमेंट के फेवर में जाए उसमें क्या लिखा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. और वो रिपोर्ट जो मैनेजमेंट के फेवर में नहीं जाएगी उसमें क्या लिखा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. तो मेरा सवाल ये है, अब आपने हाथ खड़े करने, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट अ फेवरेबल रिपोर्ट इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट? बदल गया बयान आपका? कितने लोग कह रहे हैं फेवरेबल रिपोर्ट इज एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट? तुम क्या कहते हो? मैंने मॉडिफाइड कब कहा? ये कह रहे हैं जी आप तो अनरिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप एक कप और चाय मंगाइए, आपका दिमाग खराब हो गया. इज दैट द केस? नो इट इज नॉट. ताल्लुक है भाई. दो ही टाइप की रिपोर्ट होंगी ना, एक में मैं कहूं सब ठीक है, एक में मैं कहूं सब ठीक नहीं है. तो मैं कह रहा हूं जो सब ठीक वाली रिपोर्ट है वो कौन सी है? अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. नाम भूल गया तुम्हारा मैं. यस कबीर, बताओ. चले एक एग्जांपल आपको देता हूं विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. योर रिजल्ट. मगरिब का वक्त है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे.
जब आपका रिजल्ट आता है ना जिसमें आपने सारे पेपर पास किए होते, 4 पेपर आप दे के आए, चारों पेपर आपके पास है, तो आपका रिजल्ट कार्ड क्या आता है? कंग्रेचुलेशंस, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। आगे पीछे की कोई बात नहीं होती। और आप मुझे आके बताएंगे सर मेरे पेपर पास हो गए, मैं आपसे पूछूंगा कितने मार्क्स पे पास हुए, ये तो नहीं पता, पास हो गए। ठीक है। और जब खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में बहुत सारी खाक, अगर आपका कोई पेपर रुकता है तो फिर कंग्रेचुलेशन वाला रिजल्ट कार्ड नहीं आता, फिर सारी तफसीलात आती हैं कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स पे आप फेल हुए। राइट, ऐसा ही है। तो व्हाट इज अ नॉर्मल रिजल्ट कार्ड? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कार्ड क्या है? कंग्रेचुलेशन, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कार्ड है जो आईकैप ने बनाया हुआ है, जो जितने लोग पास होते हैं सबको एक ही रिजल्ट कार्ड जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब लोग पास नहीं होते तो रिजल्ट कार्ड स्टैंडर्ड से डेविएट कर जाता है, फिर उसमें फेलियर्स का जिक्र होता है, और वो जो डेविएटेड रिजल्ट कार्ड होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट मार्क्स पे फेल हुआ होता है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट। भाई स्टैंडर्ड तो यही है ना कि ऑडिटर ये कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टैंडर्ड तो यही है ना, होना तो यही चाहिए ना। तो एक स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट यही रिपोर्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और जब ऑडिटर ये रिपोर्ट देता है तो हम उसको कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, मतलब अनचेंज्ड रिपोर्ट, मतलब स्टैंडर्ड रिपोर्ट आई है, जो आनी चाहिए थी वही आई है, डेविएशन नहीं हुआ है। लेकिन जब ऑडिटर को ये कहना पड़ता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड से डेविएट कर गया है, अब वो एक्सेप्शन पे जा रहा है, वो अलग सी रिपोर्ट दे रहा है, तो उसको आप मॉडिफाइड रिपोर्ट कहेंगे, मतलब चेंज हो गई रिपोर्ट। जब आप लोगों को बताते ना कि आप पास हो गए, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता क्यों पास हुए, कोई पूछता है नहीं। लेकिन जब आप बताते हैं कि आप पास नहीं हुए, तो अगला सवाल ये होता है किस सब्जेक्ट में फेल हुए, कितने मार्जिन से फेल हुए। बताना ये चाहता हूं, जब तक चीजें अच्छी होती हैं अच्छाई का मार्जिन या अच्छाई का रीजन नहीं पूछा जाता। जब ऑडिटर ये कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यूजर ये नहीं पूछेंगे कितना ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू तो होना ही था, ये नॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन जब ऑडिटर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो यूजर पूछेंगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, और उसका जो इंपैक्ट है वो कितना बड़ा है। तो लिहाजा अनमॉडिफाइड रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट है, जिसके अंदर नॉर्मल वर्डिंग्स आएंगी, जिसमें मैं ये लिखूंगा दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसमें ना मुझे कोई रीजन देना होगा ना कोई मार्जिन बताना होगा। लेकिन मॉडिफाइड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होगी जिसमें मैं लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू ना देने के रीजंस भी बताने होंगे और उसको क्वांटिफाई भी करना होगा, उसका इंपैक्ट भी बताना होगा। इसलिए वो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, उसके डायनामिक्स बदल जाएंगे। बात समझ आ रही है? So unmodified report is a standardized report, or in other words, a favorable report given by the auditor, whereas modified report is a changed report which deviates from the standard, and it is usually an unfavorable report given by the auditor. तो असल में रिपोर्ट का मकसद क्या है? रिपोर्ट क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके अंदर ओपिनियन होता है। तो रिपोर्ट में असल मकसद ओपिनियन देना होता है, तो या तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा या तो ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। और रिपोर्ट के अंदर कुछ एडिशनल कम्युनिकेशंस भी होंगी जो ऑप्शनल है, जो कि हम जब रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो जो पिछली क्लास में हमने डू, गेट और गिव पढ़ा था, उसको हमने अनपैक किया थोड़ा सा कि डू में प्रोसीजर्स कौन से होंगे, गेट में एविडेंस की क्या होनी चाहिए,
कि वो सफिशिएंट हो, वो अप्रोप्रिएट हो, वो रेलेवेंट हो, वो रिलायबल हो। और रिलायबल का मतलब क्या? और गिव में ओपिनियन में हमने कहा कि रिपोर्ट कितने टाइप्स की होगी, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होगी, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होगी। इस वक्त हम पूरे सब्जेक्ट की सैर कर रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि अगली क्लास में ये सैर आपकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में, और फिर हम स्पेसिफिकली किसी एक चैप्टर पे आ जाएंगे। तो अभी मजीद है आपकी हिम्मत? चलिए आज हम यहीं पर एंड करते हैं। डू गॉट गेट और गिव को हमने थोड़ा सा अनपैक कर लिया। इंशाल्लाह अगली क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी उसमें हम इसकी कल्मिनेशन कर रहे होंगे। जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उस सब को हम समेटेंगे, रिकैप करेंगे, समराइज करेंगे और फिर आगे बढ़ रहे होंगे। लिहाजा अगली क्लास कोई भी मिस ना करे, कोशिश करके फिजिकल जरूर आइए, ताकि हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम एंड कर रहे होंगे, तो उसमें आपका पूरा कलेक्टिवली ऑन बोर्ड होना मेरे साथ वो जरूरी है, ताकि हम स्मूथली फिर आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? ओके जी, थैंक यू एवरीवन।